जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, कल आपका मैथ का पेपर है और आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए मैथ का फुल फॉर्मूला रिवीजन। आज के वीडियो में हम लोग मैथ का जितना भी फॉर्मूला है बाबू आपके बुक में सारा कुछ रिवीजन कर लेंगे। और आप सबको पता होना चाहिए कि 15 से 20 नंबर तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूले से पूछ दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो आज की वीडियो में आपका 15 से 20 नंबर का जुगाड़ होने वाला है, तो वीडियो को पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में जरूर देखिएगा। और जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू उसका पीडीएफ, ताकि आप एग्जाम देने जब जाएं तो उससे पहले एक बार पढ़ लें। इसलिए हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ इंस्टीट्यूट पर डलवा देंगे, वहां से आके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी खोल के चेक कर लीजिएगा, वहां पे भी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। समय ज्यादा नहीं लेंगे, अभी आपके पास आपके लिए समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर, ठीक है जी। फॉर्मूला पर। तो पहला चैप्टर आपका आता है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, मात्र दो फॉर्मूला है। पहला तो भैया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। जहाँ ए सबसे बड़ा होता है, ए बड़ा होना चाहिए, बी उससे छोटा और आर सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे करते करते जब आपका आर जीरो के बराबर हो जाता है, वहां पर बी का जो वैल्यू होता है वही होता है आपका एच सी एफ। तो ये हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और उसके बाद इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला आता है एलसीएम गुना एच सी एफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बस यही फॉर्मूला है बाबू, इससे ज्यादा फॉर्मूला आपका पहला चैप्टर में नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे चैप्टर का फॉर्मूला। आपका अगला चैप्टर आता है बहुपद, और बहुपद में रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, तो जिसका घात एक होता है, पावर कितना होता है, एक होता है। उसके बाद द्विघात बहुपद आता है, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी के रूप में लिखते हैं। द्विघात बहुपद है, इसका दो शून्यक होगा, एक अल्फा बोलेंगे एक को बीटा बोलेंगे। अब इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो माइनस का बी बटे ए होता है। और शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटे का ए होता है, ठीक है जी। और इसी से थोड़ा सा एडवांस लेवल में पूछ देता है कि एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ज्यादातर बच्चा क्या करेगा, इसी को उल्टा देगा, तो एक बटे अल्फा एक बटे बीटा है ना, तो ए बटे माइनस का बी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता बाबू, इसका फॉर्मूले अलग हो जाता है, माइनस का बी बटा सी हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेंगे, जो याद है तो बहुत बढ़िया बात है, रिवीजन हो जाएगा उसका। जो नहीं याद है बाबू, याद कर लीजिएगा, काहे कि 15 से 20 नंबर आपका यहीं से आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए, कभी कभी त्रिघात बहुपद से भी पूछ देता है। त्रिघात बहुपद मतलब हाईएस्ट पावर इसका तीन होना चाहिए। तो त्रिघात बहुपद है तो शून्य का भी तीन होगा, अल्फा बीटा और गामा, ये जो भी ऐसे लिखते हैं इसको गामा पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इसका देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला वही माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर फॉर्मूला सी बटे ए होता है। और अल्फा बीटा गामा तीनों को गुना करेंगे तो माइनस का डी बटे ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर आपका आता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए, देखिए इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बोल रहा है। समीकरण इसमें ऐसा दिया रहता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ठीक है, बराबर जीरो। और दूसरा समीकरण दिया रहेगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। अब इसी में तुलना करके बताना रहता है, ठीक है। तो जब ए वन बटे ए टू करेंगे, बी वन बटे बी टू निकालेंगे, सी वन बटे सी टू निकालेंगे, तो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू नहीं आएगा, तो उस समीकरण जो है वो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है, मतलब ऐसे कटकुट बनता है। और इसका केवल एक गो हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ये सब याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड एग्जाम में। फिर यदि तीनों बराबर हो जाए, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, तो जो ग्राफ होता है इसका संपाती होता है, मतलब एक के लाइन पे आ जाता है, समझ गए, संपाती होता है। और संपाती होगा तो इसमें ढेरी हल होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके। उसके बाद ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, जब सी वन बटे सी टू के बराबर नहीं हो तो रेखाएं समांतर हो जाती है। जब रेखा समांतर होगा तो इसमें कोई हल नहीं होगा, हल ही नहीं होगा, कहीं कटेगा तभी तो हल होगा, तो हल नहीं होता है। और देखिए इसी में आपका आता है विलोपन। विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, बस वही घटा के लिखने वाला है कि कटा दिए y का मान निकालिए उधर। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बाबू, समीकरण एक से हम लोग x या y का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में लग देते हैं। तो इसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसीलिए इसको हम लोग जो है पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है जी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला देख रहे हैं सिर्फ। अगला देखिए, अगला आता है द्विघात समीकरण आपका चैप्टर, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला बनता है विभेजक या विभेदक, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहीं से अब
कभी कभी पूछ देता है कि मूल का प्रकृति क्या होगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमको डी बराबर देखना होता है। जब डी बराबर जीरो होगा तो मूल भैया वास्तविक होगा और समान होगा। जब जीरो होगा तो वास्तविक और समान। जब डी जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा और असमान होगा। और जब डी जीरो से छोटा होगा तो काल्पनिक होगा और असमान होगा। मतलब खाली बराबरी का कंडीशन में जो समान आ रहा है, बाकी बड़ा छोटा में असमान आ रहा है। यदि बड़ा हो गया तो वास्तविक और छोटा हो गया तो काल्पनिक। एगो फॉर्मूला आता है कि भैया मूल बराबर बताओ, मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसी को हम लोग डी लिखते हैं, देखिए ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी लिखते हैं बट्टे का टू। ये फॉर्मूला होता है बाबू। ये भी फॉर्मूला काफी बार पूछा जा चुका है और इससे जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, हर साल ही आता है, इस बार भी आएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करते हैं। अगला आपका चैप्टर आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब एपी। एपी इस रूप में दिया रहता है ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 एक कोमा ए 5 ऐसे करके ए एन तक, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एनवा पद। ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इसमें हम लोग इन दोनों के बीच का अंतर को क्या बोला जाता है, डिफरेंस बोला जाता है, डी लिखते हैं इसको, ठीक है। अंतर होता है, सार्वंतर, ठीक है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए 2 माइनस ए 1, दूसरे वाला में से पहले को घटा दीजिए। उसके बाद आता है ए एन बराबर फॉर्मूला मतलब एनवा पद बराबर। तो एनवा पद बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद आता है एस एन। एस एन मतलब होता है एन पदों का योग। क्या होता है, एन पदों का योग। एन पदों का योग बराबर सूत्र होता है एन बटे टू इंटू टू ए प्लस का एन माइनस का वन इंटू डी। इसी का दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस का ए एन। ए एन को कहीं कहीं एल भी लिखा रहता है, तो ये फॉर्मूला आप इस रूप में भी लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस का एल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तीन तरह से, मतलब एस एन का तीन गो फॉर्मूला देख लिया आप लोग। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा इसी का कॉमन रूप है, ठीक है, इसी का दूसरा रूप है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला चैप्टर, अगला चैप्टर आपका आता है त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज से ज्यादा फॉर्मूला है ना, एक आता है आपका थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है, जब कोई त्रिभुज है, इसके त्रिभुज के दो भुजा को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है और दूसरी भुजा के समांतर हो जाए, मतलब ये दोनों यदि समांतर हो जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे का ई सी। ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, यही इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं। बाकी इसमें कोनो फॉर्मूला का बात करें तो वो है ना बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला चैप्टर। अगला चैप्टर आपका आता है चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। अब क्वेश्चन मतलब अब जो है फॉर्मूला का संख्या जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसमें पहला देखिए, इसमें पहला आता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, एक्स वन माइनस का एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस का वाई टू का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। अब इससे थोड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो पहले याद रखिएगा, एक्स अक्ष जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है। और वाई अक्ष जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा 6,5, इसमें भुज कौन होगा, तो भैया एक्स अक्ष वाला भुज होगा, 6 भुज हो गया। कोटि कौन होगा, वाई अक्ष वाला कोटि होगा, तो वो 5 कोटि हो गया। अब यदि आपसे पूछ दे, देखिए इसी का एक और तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोग फंस जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भैया एक्स अक्ष से, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आप बाबू, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, एस एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग बोलते हैं कोटि, याद रखिएगा। देखिए E1 एक्स अक्ष, इससे जब हम लोग दूरी नापेंगे तो ऊपर या नीचे नापेंगे। ऊपर जाएंगे तो भी यहाँ पे वाई का मान आएगा, नीचे जाएंगे तो भी वाई का मान आएगा। मतलब एक्स अक्ष से दूरी नापते हैं तो कोटि आता है। और जब वाई अक्ष से दूरी नापेंगे तो इधर आएगा या इधर आएगा, इधर आएगा तो वो एक्स का मान हो जाएगा, इधर भी आएगा तो एक्स का मान होगा, तो ई जो होता है वो भुज हो जाता है। यदि हम लोग वाई अक्ष से दूरी बोले तो वो भुज होगा, एक्स अक्ष से दूरी बोले तो वो कोटि हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला आता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। इस फॉर्मूला आप लोग पढ़ रखे होंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र देखें तो 23 31 12 इगला पढ़े होंगे, 23 31 और 12। तो ये एक बटे दो, यहाँ एक्स वन हो जाएगा 23 वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस का 12 वाई वन माइनस का वाई टू, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का केंद्रक निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों निर्देशांक को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। और वाई वाला में भी यही करेंगे। एक आता है आपका विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र इसको देख लेते हैं, ये इम्पोर्ट, ये भी मतलब पूछा जाता है। विभाजन सूत्र होता है, देखिए बोल रहा है कोई रेखा है, ठीक है, ये मान लीजिए बिंदु दिया हुआ है x1 y1, इधर दिया हुआ है x2 कोमा y2, ठीक है। और इसको कोई बिंदु है, यहाँ पर बिंदु दे दिया है, मान लीजिए a कोमा b बिंदु है। ई एम M1 और M2 अनुपात में विभाजित करती है, तो इसी से फॉर्मूला बना है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 M2, ठीक है। M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू, पूछा जाता है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका त्रिकोणमिति चैप्टर आता है। और त्रिकोणमिति में क्वांटिटी बहुत ज्यादा है फॉर्मूला का, सबसे ज्यादा फॉर्मूला त्रिकोणमिति में बाबू, ठीक है। चलिए देखते हैं।
पहला आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि भैया कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो रट रखे होंगे, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर सूत्र कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाता है मतलब इसका, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाता है, मतलब इसी का उल्टा हो जाता है साइन कोस टेन का। ठीक है, अब आगे और फॉर्मूला की बात करें बाबू, तो साइन थीटा बराबर होता है वन बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है वन बटे साइन थीटा, मतलब उल्टा पुल्टा होता है। सेक कोस थीटा बराबर होता है वन बटे सेक थीटा, वहीं सेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, वन बटे कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा हो जाएगा। चलिए एक दो फॉर्मूला और देखते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी तरह कॉट थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करें बाबू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। जो फॉर्मूला हम करा रहे हैं ना, इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही भैया, प्लस में साथ ही साथ में सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है वो भी बन जाएगा, उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला भी त्रिकोणमितीय से बाबू, टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस का टेन स्क्वायर बटे वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला फॉर्मूला हम आपको इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा करा रखे हैं, तो ऊपर में जो रहता है वही आंसर हो जाता है इसका। ऊपर में टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा, इधर ऊपर में कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा, बस इतना को दिमाग में रखिएगा। उसके बाद 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला भी आता है, मतलब कोण घटाने वाला, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, इसका उल्टा भी सही है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसका उल्टा भी सही है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह आपका कोसेक 90 माइनस का थीटा सेक थीटा होता है, और इसका उल्टा करेंगे सेक 90 माइनस का थीटा, तो वो कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला अब आपका आता है मान वाला, जितना फॉर्मूला था वो खत्म, मतलब त्रिकोणमिति का हो गया। अब बस आपको मान देख लेना है, एक बार मान भी देख करके जाना है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये कैसे देखेंगे, तो देखिए आप जिससे पूछे ना, आपसे पूछे कि साइन 45 का वैल्यू क्या आता है, साइन वाला लाइन में या 45 वाला लाइन में, देखिए तो एक बटे रूट टू हो गया, मतलब जो का जहाँ पे दोनों मिल रहा है वही हो जाएगा। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन 30 का वैल्यू एक बटे दो होता है, साइन 45 का एक बटे रूट दो होता है, साइन 60 का रूट तीन बटे दो होता है, और साइन 90 का मान एक होता है। इस पर ट्रिक उरिक सब हम बता रखे हैं, कैसे याद करना है, नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा चैनल पे। उसके बाद इसका उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, तो कॉस जीरो का मान एक होता है, कॉस 60 का कॉस 30 का मान रूट तीन बटे दो, कॉस 45 का मान एक बटे रूट दो, कॉस 60 का मान एक बटे दो, और कॉस 90 का मान जीरो होता है। इसी तरह टेन जीरो का बात करें तो टेन जीरो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन जीरो बटे कॉस जीरो जीरो हो जाएगा। इसी तरह हम लोग टेन 30 निकालेंगे तो एक बटे रूट तीन आएगा, टेन 45 निकालेंगे एक आएगा, टेन 60 निकालेंगे रूट तीन आएगा, और टेन 90 निकालेंगे तो एक बटे जीरो हो जाएगा। जीरो से जब किसी भी संख्या हम भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है, अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है। इसी तरह कोसेक कोसेक जीरो देखेंगे तो भैया एक बटे भी जीरो आएगा, वो परिभाषित बनेगा। कोसेक 30 इसका उल्टा तो दो बटे एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा मिटा लेते हैं, बहुत गिजमिज गिजमिज हो गया। उसके बाद कोसेक 45 देखेंगे तो इसका उल्टा रूट दो ऊपर चला जाएगा। कोसेक 60 देखेंगे तो दो बटे रूट तीन, इसी तरह जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा। सेक जीरो का मान जीरो, सेक 30 का मान दो बटे रूट तीन, सेक 45 का मान रूट दो, सेक 60 का मान दो, और सेक 90 का मान अपरिभाषित। कॉट जीरो का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान रूट तीन, कॉट 45 का मान एक, कॉट 60 का मान एक बटे रूट तीन, और कॉस 90 का मान जीरो। इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुते बार पूछा जाता है। ठीक है जी, तो अब फॉर्मूला त्रिकोणमिति का तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं वृत्त का। ठीक है, वृत्त जो चैप्टर आता है आपका 10 का है कि 9 चैप्टर में, देखिए 9वां चैप्टर जो है ना बाबू, 9वां चैप्टर क्या है, त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग है। तो जो फॉर्मूला त्रिकोणमिति में लगता है वही फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, इसमें अलग से फॉर्मूला पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग वृत्त का फॉर्मूला देखते हैं। चलिए, तो वृत्त की बात करें तो बाबू वृत्त का सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिमाप का बात करें तो टू पाई आर हो जाता है। और वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। यहाँ डी जो है, डी क्या है, डी है व्यास है बाबू। ठीक है, तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या को आर लिखते हैं, आर बराबर व्यास बटे दो, मतलब डी बटे दो फॉर्मूला होता है। अर्धवृत्त की बात करें, मतलब आधा वृत्त का, भैया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जब वृत्तीय आधा है तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, पाई पाई स्क्वायर बटे दो हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप देखें तो देखिए परिमाप टू पाई आर था, ये भी आधा हो जाएगा, दो से भाग लग जाएगा तो पैसा दो से दो कट जाएगा, तो खाली पाई आर बन जाएगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए रचना से भी आपका एको को सूत्र नहीं बनता है, उसका आता था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इससे जो है, इसमें आपका थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, जैसे वृत्त का त्रिज्यखंड बराबर त्रिज्यखंड का वृत्त
के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। यही कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा रहेगा 90/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों सही है, ई भी सही है और ई भी सही है। चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 180 पाई आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 से ही कट जाता है 180 बार में, इसीलिए इसको इस रूप में लिखते हैं। नहीं तो ऐसे भी लिखेंगे थीटा बटे 360 2 पाई आर, दोनों में से दोनों सही है, कोनो आ जाएगा तो टिक करके आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। अगला अब आपका है क्षेत्रफल वाला, और क्षेत्रफल में काफी ज्यादा फॉर्मूला है। जैसे सबसे पहले हम लोग वर्ग से शुरू करते हैं। वर्ग क्या होता है भैया? इसका चारों भुजा बराबर होता है, और भुजा को हम लोग ए लिखते हैं। भुजा को क्या लिखते हैं? इसका ए लिखते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे अगर इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या हो जाएगा बाबू? विकर्ण इसको बोलते हैं, विकर्ण हो जाएगा आपका a√2, और इसका वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुना भुजा हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का। आयत आता है, उसके बाद वर्ग हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग आयत देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत को लंबाई को l लिखते हैं, चौड़ाई को b लिखते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर विकर्ण की बात करें तो वो हो जाएगा आपका √l² प्लस का बी स्क्वायर। और यहीं पे परिमाप की बात करें तो 2 × l प्लस बी, इसका परिमाप हो जाता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। उसके बाद आता है आपका घन। ठीक है, घन। घन में क्या होता है बाबू? घन में आप लोग छक्का देखे होंगे, छक्का को घन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, छक्का मतलब दूसरा वाला नहीं समझ लीजिएगा, डाइस 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 जिससे लूडो खेलते हैं। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, ए मतलब इसका भुजा को हम लोग ए बोलते हैं, ए भुजा होता है। उसके बाद वर्ण का विकर्ण बराबर सूत्र होता है भुजा √3 a√3, और वर्ग का आयतन, घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब। ठीक है, इस सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बाबू, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं घनाभ। ठीक है, घनाभ मतलब माचिस का डिब्बा, समझ लीजिए माचिस का डिब्बा। और एल होता है लंबाई, बी होता है चौड़ाई, और एच होता है ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × LB प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। विकर्ण बराबर सूत्र होता है इसका √l² प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। और घनाभ का आयतन LBH होता है बाबू। क्या होता है? LBH। याद करते हुए चलेंगे, एक 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 बार सुनते हुए जाइएगा, वैसे तो याद हो ही जाएगा, और याद होबे करेगा, अंत समय है तो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। अगला फॉर्मूला है बेलन से। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का 2πRh, 2πRh होता है। और कुल पृष्ठ पूछेगा तो क्या होगा बेलन में? देखिए बेलन ऐसा होता है ना बाबू, तो इसमें क्या होगा? नीचे वाला ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, मतलब 2πRh तो होबे करेगा, प्लस में 2πr² लग जाएगा। देखिए इसमें भी 2π, इसमें भी 2π, इसमें भी r, इसमें भी r, तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा h, इधर बच जाएगा r। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr इंटू आर प्लस का h। ठीक है, और बेलन का आयतन का बात करें तो क्या हो जाता है? πr² h हो जाता है, बहुते बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए इसमें। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गोला क्वेश्चन करते हैं, अगला सूत्र है गोला पर। ठीक है, गोला का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4πr², और इसके आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 πr³ क्षेत्रफल बराबर 4π² और आयतन बराबर 4/3 πr³। चलिए जी, अब हम लोग आगे देखा जाए तो अर्धगोला देखते हैं बाबू। अर्धगोला में देखिए, गोला में वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ नहीं होता है, काहे कि इसमें कोई वृत्त नहीं बनता है। लेकिन अर्धगोला ऐसा होता है, देखिए अर्धगोला ऐसा होता है कटोरा टाइप का। ठीक है, तो अर्धगोला में क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब मुड़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल होता है 2πr²। और कुल पृष्ठ बोलेंगे तो नीचे में जो वृत्त बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3πr²। अब अगर अर्धगोला का आयतन के बारे में बात करें तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। और अर्धगोला है तो 2 से भाग दे देंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, दो बार में तो 2/3 πr³ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आता है बाबू शंकु। अब हम लोग देखते हैं शंकु। शंकु का पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। और कुल पृष्ठ बोलेगा तो क्या करेंगे? शंकु में भैया एक के को वृत्त होता है नीचे में, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो πr² इसमें जुड़ जाएगा। और आयतन का बात करें तो जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 भाग कर देंगे, 1/3 πr²h। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शंकु का आयतन। चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं सांख्यिकी। बाबू 14 चैप्टर तक पहुंच गए हैं, इसके बाद लास्ट चैप्टर है। जो वीडियो को लाइक करने की है बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, इतना दूर फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, चलिए रिवीजन हो रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए सांख्यिकी में आता है आपका पहला चीज माध्य। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है बाबू? सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ। ये सब पढ़ रखे होंगे, माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्यक बराबर सूत्र होता है, माध्यक बराबर एल प्लस का एन बटे 2 माइनस का सी एफ बटे एफ गुना एच।
और कभी कभी माध्यक जो है बीच वाला से भी निकाला जाता है, जैसे 1 3 8 7 9 दे देगा ना, इसको या तो घटते या तो बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, 1 3 7 8 9, और इसमें बीच में जो है वही माध्यक हो जाएगा, तो दोनों तरह से ऐसा वाला भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनता है और सब्जेक्टिव में ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माध्यक बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, L+N/2 - CF/2 माइनस एफ याद करेंगे। उसके बाद आता है आपका बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 गुना HE होता है बहुलक बराबर सूत्र। और बहुलके का दूसरा सूत्र होता है 3 गुना माध्य घटा 2 गुना माध्य। इससे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अच्छा अच्छा बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता अब लास्ट टॉपिक है आपका। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे आपको बोला गया कि एक सिक्का उछालते हैं, उसमें हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, तो एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की संभावना कितना, एक के बार आ सकता है हेड, और टोटल संभावना दो, तो 1/2 हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, कुल परिणाम 2 हो गया और संभावित परिणाम 1 हो गया। अब आपसे यदि पूछ दे कि भैया प्रायिकता का मान, सबसे प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का ज्यादातम मान अधिकतम मान 1 हो सकता है, और प्रायिकता का सबसे कम मान 0 हो सकता है। यदि पूछता है ऐसे दे करके एक, ठीक है, 0 माइनस का 3 और 1/2, इसमें बोलेगा कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होगा तो ई नहीं होगा, ठीक है, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा ये बात। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस मतलब प्रायिकता, ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता, इसका दोनों का योग कितना हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है। तो एक ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता, इसका योग कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। संभव घटना का प्रायिकता बोलेगा तो 1 होता है, असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा मोड़ा था जो हम आपको बता दिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला हम निपटा चुके हैं बाबू। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आपको बता दें कल मॉर्निंग में हम आपके लिए 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आने हैं वाले हैं, तो उसको भी जरूर से देखिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा संभावना है कि वहां से क्वेश्चन बन सकता है, या नहीं तो उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और एक दिन में ज्यादा कंटेंट कराना संभव नहीं है, तो इसीलिए हमारे प्लेलिस्ट में मैथ का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जिसको देखना आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। लिंक हम नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।